आइए शुरू करते हैं राजनीति शास्त्र खंड व। राजनीति शास्त्र खंड व। हमने प्रारंभ में ही आपसे चर्चा किया था कि 12वीं कक्षा का जो राजनीति शास्त्र विषय है, इस राजनीति शास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। इसके पहले खंड में हम लोगों ने पढ़ा है 1947 ईस्वी के बाद से 2022 तक के भारत का राजनीतिक इतिहास। और अभी जो खंड व राजनीति शास्त्र खंड व होगा, इसमें हम लोग 1945 ईस्वी से 2022 तक के विश्व के राजनीति में क्या क्या चेंजिंग आया है, क्या क्या बदलाव आया है, इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो राजनीति शास्त्र खंड व पाठ 1 और पाठ 1 का नाम है विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। पाठ का नाम क्या है? विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। विश्व के राजनीति में शीत युद्ध का दौर। तो आप सबको एक बात मैं बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। और शायद आप सारे बच्चों को एक बात की जानकारी है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। बोस्निया की राजधानी सर्बिया में काला हाथ नामक एक आतंकवादी संगठन था, उसी के द्वारा हत्या कर दिया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आप सबको पता है, 9 क्लास में पढ़े होंगे, 1919 ईस्वी में एक संधि हुई थी। जिस अनेक सारी संधियां हुई थी, उसमें एक संधि से हमको मतलब है वर्साय की संधि। कौन संधि? वर्साय की संधि हुई थी। और आपको बता दें कि वर्साय की संधि को एक अपमानजनक संधि माना जाता है, एक आरोपित संधि माना जाता है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका मानना है, जिनका कहना है कि यदि वर्साय की संधि नहीं होती तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। वर्साय की संधि में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, दूसरे विश्व युद्ध का बीज डाल दिया गया। क्योंकि वर्साय की संधि में जर्मनी से जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया गया, उसके सेना रखने के अधिकार को सीमित कर दिया, नौसेना पर प्रतिबंध लगा दिया, और जर्मनी के जो भी, चाहे कोयला उत्पादक क्षेत्र हो, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हो या अन्य खाद्यान्न वाला इलाका हो, उन सभी इलाका को मित्र राष्ट्रों ने आपस में क्या कर लिया? बांट लिया। जर्मनी को साम्राज्य विस्तार पर भी क्या कर दिया गया था? रोक लगा दिया गया था। लेकिन जर्मनी में, जर्मनी के सम्राट, जर्मनी के राष्ट्रपति जिस समय सिग्नेचर कर रहे थे, उस समय प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के कुछ घायल सिपाही युद्ध में अस्पताल में भर्ती थे। और उस समय जर्मनी की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी थी, उग्रवादियों की पार्टी थी, जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी था, उसके कार्यकर्ताओं ने प्रथम विश्व युद्ध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उसी जर्मन वर्कर्स पार्टी में एक नेता शामिल हो जाता है वर्साय की संधि के बाद, जिसका नाम था हिटलर, रुडोल्फ हिटलर।
और आगे चलकर जर्मन वर्कर्स पार्टी का वह नेता बन जाते हैं, और नेता बन जाने के बाद जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदल देते हैं, नाम होता नाजी पार्टी, जिसको नाजी पार्टी के नाम से, और एक राष्ट्र एक नेता का नारा लगाते हैं, और धीरे धीरे सत्ता और राजनीति देश सब पर अपना दबदबा जमा लेते हैं, और 1939 में जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। जबकि वर्साई की संधि में हुई थी कि जर्मनी अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगा, लेकिन हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर, हिटलर कहाँ के थे? जर्मनी के। हिटलर ने पोलैंड पर क्या कर दिया? हमला बोल दिया। ठीक है, हिटलर जर्मनी के ही थे, हाँ जर्मनी के तरफ से थे, तो जर्मनी के तरफ से ना बोलेंगे, हाँ तो जर्मनी की तरफ से, जर्मनी के ही थे। उन्होंने पोलैंड पर 1939 में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, और जर्मनी जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भेरी घोष या शंखनाद प्रारंभ हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में प्रारंभ हुई और 1945 ईस्वी तक चली, 6 वर्षों तक चली। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक चली। मन में एक प्रश्न होगा कि विश्व के इतिहास में तो अनेक सारे युद्ध हुए हैं, विश्व के इतिहास में अनेक सारे युद्ध हुए हैं, विश्व की राजनीति युद्ध से भरा पड़ा है, लेकिन वजह क्या थी कि 1914 से 1918 तक चलने वाले युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध का दर्जा दिया गया, और 1939 से 1945 तक चलने वाले युद्ध को सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब दूसरे विश्व युद्ध का दर्जा दिया गया। किसी छात्र के बाद इसका उत्तर होगा क्या? एक के पास क्या उत्तर होगा इसका? हाँ 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 हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। इमामुद्दीन का कहना है कि 1914 से 1918 में जो युद्ध हुआ उसके प्रथम विश्व युद्ध कहने के कई कारण हैं। एक कारण उन्होंने कहा, एकदम सटीक कारण कहा कि 1914 से पहले जो भी युद्ध हुआ तो एक देश दूसरे देश से ही केवल लड़ा था। ये ना आपने कहा है, जैसे अमेरिका का अगर ब्रिटेन से हुआ तो अमेरिका ब्रिटेन युद्ध हुआ, ब्रिटेन का फ्रांस से हुआ तो ब्रिटेन फ्रांस का युद्ध हुआ। लेकिन 1914 में जो युद्ध हुआ था लगभग 37 देशों ने, प्रथम विश्व युद्ध में लगभग इन्होंने कितना कहा? 37 देशों ने हिस्सा लिया था, और ये देश 2 गुट में बट गए थे, 2 समूह में बट गए थे। जितने भी अमीर देश थे उन सब का गुट क्या था? एक था, और अमीर देशों के गुट का नाम क्या था? मित्र राष्ट्र। क्या नाम था? ना मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, ये मेन थे। इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे थे, और बाकी जितने भी देश थे वे गरीब थे। लेकिन एक बात याद रखेंगे, अमेरिका को छोड़कर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेने वाले जो भी देश थे वह केवल और केवल यूरोप महादेश के ही थे। ध्यान देंगे आप, नजर दोहराएंगे तो मिल जाएगा आपको। केवल कहां थे? यूरोप महादेश के ही थे। फ्रांस भी यूरोप महादेश में ही है। जापान प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, बाद में आया तो एशिया महादेश का जापान से। किसका था? एशिया का। तो मैक्सिमम कह दे 1-2 देश को छोड़ दिया जाए तो जितने भी देश थे वे सारे कहां के थे? यूरोप महादेश के थे। चाहे वह प्रथम विश्व युद्ध हो या सेकेंड विश्व युद्ध हो, इसका मूल कारण था साम्राज्यवाद, साम्राज्य विस्तार। तो यहां 2 हिस्सा में बट गया था दोनों में। दूसरा, अभी तक जो भी युद्ध हुआ था सामान्य हथियारों का प्रयोग हुआ था, या तो स्थल मार्ग से लड़ा गया, और यह पहला युद्ध था जिसमें पहली बार वायु मार्ग का भी प्रयोग किया गया था। हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से बम गिराने का काम किया गया था, टैंक का प्रयोग किया गया था। स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों ने हिस्सा लिया था।
गलत कि सही? तो ऐसे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई थी, लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध कर दिया। चाहे वह प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे वह दूसरा विश्व युद्ध हो, इन दोनों ही विश्व युद्ध में अगर किसी की जीत हुई तो वह कौन था? मित्र राष्ट्र। कौन जीता था? मित्र राष्ट्र की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और धूरी राष्ट्र, जिसे केंद्रीय शक्ति के नाम से भी जानते हैं, वह क्या हो गया था? पराजित हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में खत्म होता है। खत्म होने के पीछे रीजन था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में सबसे आगे बढ़ चढ़कर अगर कोई अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था तो एशिया महादेश के पूर्व में स्थित एक छोटा सा देश, एक द्वीपीय देश, नाम था जापान। जापान को भूकंपों का देश, जापान को भूकंपों का देश के नाम से जानते हैं। तो जापान जो प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे पर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर है, सब देश को टारगेट किया था और जापान सीधा अमेरिका को टारगेट कर लिया। हिरोहितो प्रधानमंत्री थे, ओकाबुरा वहां के सेनापति थे। एक ही पॉलिसी अपना लिया था कि सबको मारो, सबको जलाओ। अमेरिका के विरोध में जापान की नीति इसलिए थी कि आप 11 में पढ़े हैं कि जापान की इकोनॉमिक क्लॉज थी 1893 ईस्वी या 1893 ईस्वी के आसपास की घटना है कि जापान का एक, अमेरिका का एक नाविक था कोमोडोर पेरी। कोमोडोर पेरी नामक नाविक ने जापान के द्वार को क्या जबरदस्ती खोला था और जबरदस्ती घुसकर वहां पर व्यापार करने का काम किया था। तब से जापान के मन में अमेरिका के विरुद्ध में षड्यंत्र चल रहा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में उसने अपना खुलकर आगे नहीं आया। जहां सब देश पूरी ताकत से लड़ रहे थे, वहां जापान लड़ने के साथ साथ अपने शक्ति का कंट्रोल करने का भी काम कर रहा था। होगा कि इसको सबका जब मिटेगा तो आगे हमको क्या करेगा? काम देगा। तो जापान अमेरिका पर तो भिड़ ही गया था। तो इसी समय अमेरिका ने क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर, कितने शहर? जापान के 2 शहर 9 अगस्त को नागासाकी और 6 अगस्त को हिरोशिमा। नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन, ये 2 परमाणु बम का नाम था। 5-5 टन का था दोनों। कितने का था? लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 परमाणु बम गिरा दिया। इससे जापान के 2 शहर पूर्णतः बर्बाद हो गए। परिणाम क्या हुआ कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। तो सही, अमेरिका के सामने, मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कौन? जापान। जैसे ही आत्मसमर्पण किया तो सेकेंड वर्ल्ड वार यहीं रुक जाती है, क्योंकि धुरी राष्ट्रों में यदि कोई ताकतवर था, कोई अगर बढ़ चढ़कर का काम कर रहा था तो कौन कर रहा था? तो जापान ही घुटना टेक दिया, तानने में दम नहीं था। क्योंकि जापान ने 15 अगस्त 1945 को समर्पण किया था, इसलिए अंग्रेजों ने हमें 15 अगस्त को ही आजाद करने का घोषणा किया था। उसके दिमाग में यह था कि एशिया महादेश का जो सबसे आगे बढ़ने वाला देश है कौन? जापान। इसने 15 तारीख को आत्मसमर्पण किया, तो आजाद तो करना ही है, तो क्यों ना 15 अगस्त को क्या किया जाए? आजाद किया जाए। तो ये चल गया।
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको मैं इतिहास में पढ़ाया हूं कि इंग्लैंड क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई किसी देश को क्षति हुआ, वह देश कौन था? क्योंकि कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था, सूरज डूबता ही नहीं था। अगर उसके किसी एक राज्य में सूर्य उग गया, एक जगह डूब रहा है तो कहीं ना कहीं उग रहा है, तो पूरी भूमंडल पर अगर नहीं तो भूमंडल के 2/3 हिस्सा पर ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना उपनिवेश क्या कर लिया था, स्थापित कर लिया था। तो उसके साम्राज्य के किसी न किसी हिस्सा में हमेशा सूर्य अवश्य दिखाई देता था। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त तो होता ही नहीं था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति ऐसी आ गई, सिचुएशन ऐसी आ गई कि सूर्योदय का देश, सूर्योदय का साम्राज्य सूर्यास्त के देश के नाम में बदल गया। वह साम्राज्य, सूर्योदय का साम्राज्य इंग्लैंड को कहा जाता था, अब आज इंग्लैंड को सूर्यास्त का देश कहा जाता है। ऐसे देश की बात करें तो हम जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं, जैसे जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं और जापान को सूर्योदय का देश भी कहते हैं, वैसे ही इंग्लैंड को हम सूर्यास्त का देश के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड के प्रभाव में कमी आ गई और 1947 ईस्वी आते आते इंग्लैंड के बहुत सारे साम्राज्य, बहुत सारे उपनिवेश, बहुत सारे गुलाम देश इंग्लैंड के कब्जा से क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो जब इंग्लैंड के कब्जा से बहुत सारे देश क्या हो गए, मुक्त हो गए, बाहर निकल गए, तो आपको एक बात याद कर दूं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, किसके प्रथम, अगर विश्व युद्ध की हम बात कर लें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति में किसी देश का प्रभाव बढ़ा था तो वह देश था यूएसए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर विश्व की राजनीति में किसी देश का दबदबा बढ़ गया था तो वह कौन था, यूएसए। और यूएसए का दबदबा इतना बढ़ गया, इसके दबदबा ही 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का रीजन बना। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के लिए अमेरिका को जिम्मेवार माना गया और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के जिम्मेवार तो बना ही, लेकिन सबसे ज्यादा घाटा अमेरिका को ही हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर कोई देश बनकर आया वह कौन था, यूएसएसआर, मतलब पूर्व सोवियत संघ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ताकतवर कौन बना, सेकेंड के बाद, मतलब ये कह सकते 1945 में विश्व की राजनीति से जहां इंग्लैंड का प्रभाव क्या हुआ, कम हुआ, वहीं विश्व की राजनीति पर कितने देशों का, मतलब विश्व में 1945 की अगर हम बात कर लें तो 1945 में विश्व की राजनीति पर कितने देशों का दबदबा शुरू हो गया, 2। एक का नाम था अमेरिका और दूसरे का नाम था उन्नीस 1945 में विश्व की राजनीति में कितने देशों का दबदबा कायम हो गया, कितने देश, 2। एक का नाम क्या था, अमेरिका, यूएसए, इसको नई दुनिया भी कहते हैं, और दूसरा यूएसएसआर मतलब सोवियत रूस, जिसको वर्तमान समय में केवल क्या कहते हैं, दबदबा कायम हो गया। अमेरिका चाहता था कि संपूर्ण विश्व में कौनवाद हो और ये समाजवाद या साम्यवाद। अमेरिका सोचा कि अब तो किसी देश को गुलाम बनाना संभव नहीं है, लेकिन हम शासन वाला गुलाम न बना करके अपने सिद्धांतों या अपने विचारों का गुलाम तो अवश्य बना सकते हैं। जैसे हमारे सामने जितने बच्चे बैठे हैं
मैं 100% सही बोल रहा हूं, एक आध अपवाद हो सकता है, आप सारे गुलाम हो। नहीं, आश्चर्य काहे करते हैं? सही तो बोल रहा हूं। मोबाइल के गुलाम है कि नहीं? आप नहीं है, मैं मान लिया, लेकिन जो गुलाम नहीं होगा वही जीवन में आगे कुछ कर पाएगा। जैसे मैं क्लासरूम हमारी खुली, थोड़ी सी भी आप सब में नैतिकता होती, थोड़ी सी भी ईमान बचा होता, अन्यथा नहीं लेंगे। ईमान तो है ही नहीं, तो ईमान के भी क्या लेगा? है ही नहीं, सही बात है, ईमान को है ही नहीं है। थोड़ी सी भी नहीं तो आप समझते कि सर गए हैं मंदिर, 2 मिनट तो आ ही जाते हैं हमेशा, तो क्यों ना सारे मित्र बैठे खड़ा होकर पूछताछ कर लिया जाए। यहाँ पढ़ने आए हैं, जैसे मैं क्लास में इन करता हूँ, सबके हाथ में मोबाइल, लगता है क्या पोजीशन है पता ही नहीं। ठीक बात है, हमने किसी एक का नाम लिया, हमने तो सबको एक बार में लपेटा, सीधा सब चुप हो जाता। किसी का तो भाई एक आदमी पूछताछ करो, अब तो 6ठा महीना में प्रवेश कर गए। गलत सही? अगर प्रतिदिन 5-5 मिनट जो विषय एंड हो गया, कल शाम वाले क्लास में तो बड़ी तकलीफ हुआ, या और भी मैं कि जो पढ़ा दे उसी को पूछ रहे हैं तो किसी को कुछ आ ही नहीं रहा है। हाँ, आपके बैच की बात हो रहा हूं। इतिहास से प्रश्न करते भूल के पॉलिटिकल साइंस आधा हमने खत्म कर दिया। तो प्रश्न ये कहता है कि जो हमने पढ़ा दिया, आप प्रतिदिन टारगेट करके, जिसको याद नहीं होता नहीं याद करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुपचाप शांति व्यवस्था को बना करके सुनोगे तो जरूर याद हो जाएगा। गलत कि सही? अब मुद्दे पर आते हैं। 1945 में विश्व की राजनीति पर 2 देशों का दबदबा हुआ। कितने देशों का? 2 देशों का दबदबा हुआ। और आपको बता दें, इन 2 देशों में की हम बात करें, एक बार थोड़ा सा मानचित्र में इन दोनों देशों की स्थिति को मैं दिखा दे रहा हूं। अगर आप मानचित्र को देख पा रहे हैं तो ये जो पीला वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो पीला वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये यूएसएसआर मतलब रूस है। और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां ये भी, ये सारे संयुक्त राज्य क्या है? अमेरिका है। और इसी मानचित्र में आपको दूर में नहीं ले जाऊंगा, ये जो देश देख पा रहे हो यही है जापान, और ये हमारा क्या है? इंडिया है। और इसी मानचित्र में ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये आपका है इंग्लैंड। कौन देश है? इंग्लैंड देश है हमारा। तो हमको सबसे मतलब नहीं है, हमको ये दिखाना है कि विश्व की राजनीति में जस्ट हमने कहा कि 2 देशों का दबदबा शुरू हुआ 1945 में। इंग्लैंड यहां जो था, इसके प्रभाव में क्या आ गई? कमी आ गई। और इंग्लैंड के प्रभाव में जहां कमी आई, वहीं विश्व की राजनीति में 1945 में 2 देशों का दबदबा, 2 देशों का वर्चस्व, 2 विचारधाराओं का वर्चस्व आगे बढ़ने लगा। एक सोवियत संघ की विचारधारा, क्या नाम था? साम्यवाद। दूसरा अमेरिका की विचारधारा, क्या नाम था? पूंजीवाद। देखिए, अगर आपको पढ़ाया हूं कि आप मानचित्र के सामने सारे बच्चे बैठे हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तर, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण। आपका जो दाहिना हाथ होगा कौन होगा? पूरब। और बायां हाथ क्या होगा? तो आप सबके दाहिने हाथ में पूरब में क्या आता है? कौन आता है? साम्यवादी देश रूस। अब पश्चिम में कौन आता है? पूंजीवादी देश अमेरिका। तो प्रश्न कई बार पूछा गया कि पूरब बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो पूरब में साम्यवादी कौन है? रूस है। और पश्चिम में क्या है? तो पूरब बनाम पश्चिम का संबंध शीत युद्ध से है। किससे है? पूरब बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? और एक याद रखिएगा कि अगर ये भारत का विश्व का मानचित्र है, ये जो मैं लाइनिंग खींचा हूं, यह है भूमध्य रेखा। इससे ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला को, अब देखिएगा
इस भूमध्य रेखा के ऊपर दुनिया के जितने भी अमीर देश है भूमध्य रेखा के ऊपर में ही है। गलत कि सही? अब देखो ना, भूमध्य रेखा के ऊपर भी अमेरिका है, रूस भी है, जापान भी है, चीन भी है, भारत भी है, फ्रांस भी है, इंग्लैंड है। गलत कि सही? दुनिया में जितने भी अमीर देश है किधर है? उत्तरी गोलार्ध में ही है। और जितना गरीब देश है दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अगर आपसे पूछे उत्तरी बनाम दक्षिणी का संबंध किससे है, तो अमीर और गरीब देश से। याद रखेंगे, उत्तरी बनाम, जैसे पूर्वी बनाम पश्चिमी का संबंध किससे है, वैसे ही उत्तरी बनाम दक्षिणी का संबंध किससे है? उत्तरी में दुनिया के अमीर देश और दुनिया के, उत्तरी बनाम दक्षिणी का संबंध दुनिया के अमीर देश और गरीब देश से। तो मैं थोड़ा सा आगे की चर्चा कर लूं, इसको मोड़ के रख दीजिएगा, कि हमने कहा कि अमेरिका जहां संपूर्ण विश्व में पूंजीवाद को फैलाना चाहता था, जहां रूस संपूर्ण विश्व में समाजवाद या साम्यवाद को फैलाना चाहता था, तो मन में होगा कि सर ये पूंजीवाद क्या होता है और ये समाजवाद क्या होता है। देखिए, तो पूंजीवाद एक विचार है। पूंजीवाद क्या है? एक विचार है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का वर्चस्व होता है, निजी व्यक्ति का बोलबाला होता है। पूंजीवाद क्या है? एक विचार है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसका वर्चस्व होता है? निजी व्यक्ति का। और उन संसाधनों का प्रयोग निजी व्यक्ति केवल और केवल अपने हित के लिए करता है। वस्तु का उत्पादन, वस्तु की कीमत का निर्धारण सब निजी भाव की भावना से, निजी लाभ की भावना से प्रेरित होकर करता है। गलत या सही? आम जनता के तकलीफ से इसे कोई लेना देना। समाजवाद, उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का दबाव प्रभाव होता है और सरकार अपने सुविधा और सहूलियत के अनुसार उन संसाधनों का क्या करता है? उपयोग करता है। गलत या सही? तो प्रथम विश्व युद्ध में हो या सेकेंड विश्व युद्ध में हो, अमेरिका और रूस दोनों साथ मिलकर क्या हो रहा था? लड़ा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में जैसे ही इंग्लैंड के प्रभाव में क्या आ गई, तो कमी आ गई। तो इन दोनों में थोड़ा सा लालच आ गया। देखिएगा, ईमानदारी, आपकी मित्रता तब तक चलेगी जब तक आपके अंदर स्वार्थ नहीं आएगा। और याद रखेंगे, जिस दिन आपके अंदर स्वार्थ की भावना आ गई, जिस दिन आपके अंदर स्वार्थ की भावना क्या हो गई, गारंटी है वह मित्रता अधिक दिन तक क्या होगा? नहीं चलेगा। गलत कि सही? भाईयारी का रिश्ता तब तक चलता है जब तक दोनों भाई में स्वार्थ नहीं होता है। आज जिस दिन दोनों भाई के बीच स्वार्थ की भावना आ गई है, अलग बात है कि जब तक शादी ना हो तब तक स्वार्थ नहीं आएगा। लेकिन कई ऐसे उदाहरण है शादी से पहले भी दोनों भाइयों के बीच स्वार्थ आ जाता है। तो जब तक स्वार्थ की भावना नहीं होगी, भाई में बंटवारा नहीं होगा, स्वार्थ की भावना नहीं आएगी, आपकी मित्रता नहीं टूटेगी। स्वार्थ ही वह बुरा हथियार है जो बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति को क्या बना देता है? कमजोर बना देता है। तो यहाँ दोनों मित्र में क्या भावना आ गई? स्वार्थ। अमेरिका का स्वार्थ था कि संपूर्ण विश्व में मेरा नाम हो। गलत कि सही? जैसे कोई नया नया आते था कि नहीं, फलाना बुरे, हम ही आगे बढ़े, ये क्या ना होगा? जो पहले जन्म लिया तो कितनों करेगा, तो पहले आगे रहबे करेगा। गलत बोल दिया। आप पाछे आए हैं तो आप बढ़ेंगे आप भी, लेकिन पाछे से बढ़ेंगे। उस नाम, उस मुकाम को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। तो अमेरिका पूंजीवाद को फैलाना चाहता था, सोवियत रूस समाजवाद को फैलाना चाहता। इसी कारण अमेरिका और रूस में क्या हो गया? मतभेद। क्या शुरू हो गया? दोनों मित्र में क्या शुरू हो गया? मतभेद शुरू हो गया। इसी मतभेद को अमेरिका का एक कूटनीतिज्ञ था बर्नार्ड बरूच। बर्नार्ड बरूच कहाँ का था? यूएसए का एक कूटनीतिज्ञ था।
अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो मतभेद शुरू हो गया, कथी का, पूंजीवाद और समाजवाद का, इसी मतभेद को बर्नार्ड बरूच ने क्या नाम दिया? तो एक प्रश्न हुआ कि शीत युद्ध शब्द कौन दिया? कौन दिया? और बर्नार्ड बरूच कहां के थे? कहां के थे? लेकिन अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद को बर्नार्ड बरूच ने शीत युद्ध कहा, लेकिन इस शीत युद्ध शब्द का बड़े पैमाने पर प्रचार किसने किया? तो शीत युद्ध का बड़े पैमाने पर प्रचार अमेरिका के एक पत्रकार थे, उनका नाम था वाल्टर, कौन था? वाल्टर लिपमैन। क्या नाम था? वाल्टर कौन था? लिपमैन। क्या था ये पेशे से? वाल्टर लिपमैन क्या था? पत्रकार था। ये भी कहां के थे? अमेरिका के थे। अब हमने पहले ही बता दिया कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? और उत्तरी बनाम दक्षिणी का संबंध किससे है? किससे है? अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, हमारा ख्याल से प्रश्न तो नहीं उठना चाहिए, लेकिन यदि मन में प्रश्न आ ही जाए तो उससे पहले मैं ही परिभाषा दे दूं। यदि आपसे पूछा जाए कि सर शीत युद्ध है क्या, या शीत युद्ध कहते किसे? परिभाषा आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9 में भी बताया गया होगा, मैं भी कई बार चर्चा कर ही चुका हूं कि शीत युद्ध। अब एक से एक महापुरुष, अमित जैसे महापुरुष हमारे क्लास में बैठे हैं, इनसे पूछो तो ठंडी के महीने में जो लड़ाई होता है ना, अधिकांश बच्चा यही कहता है कि सर वो लड़ाई जो ठंडा के महीना में होता है। एक बार तो बड़ी हम 3 के क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्लास में अचानक हमको पढ़ाना था बंदरगाह ज्योग्राफी में, 10 में ज्योग्राफी में बंदरगाह के बारे में चढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संचार परिवहन में। हमने कहा बंदरगाह कहते किसे हैं? तो कहा कि सर जहां बहुत सारा बंदर रहता है उसको बंदरगाह। टुडेज में मैं पढ़ाता था, टुडेज, तुम लोग उस समय छोटे छोटे होगी, ये कहानी 2013-14 की। हमने कहा, किसने कहा? का सर MRD की जो मैडम है उसने हमको सिखाई कि जहां बंदरों का झुंड होता है उसे बंदरगाह। पता हुआ कि लम्हर ईटा होता तो अपर माता खुद से फोड़ लेते। बच्चा की क्या गलती, जब टीचर ने कहा था कि जहां बंदर का समूह होता है उसे बंदरगाह का। प्रवीण कह दिया कि ठंडा होने वाली लड़ाई को शीत युद्ध कहते हैं, तो कौन गलती का? क्या जी? मेन है कि मोबाइल के अलावा टाइम ही नहीं मिलता है कि हम पढ़ें। तो पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध शीत युद्ध से, और उत्तरी बनाम दक्षिणी का संबंध अमीर और गरीब देश से। प्रश्न करा कि शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है। शीत युद्ध एक शब्द युद्ध है। इस युद्ध में बातों ही बात में एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। शीत युद्ध कैसा युद्ध है? वैचारिक युद्ध है, एक शब्दों का युद्ध है, एक विचारों का युद्ध है। इस युद्ध में लड़ाई अस्त्र शस्त्र से नहीं होता है, बातों ही बात में एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। इस युद्ध को क्या कहते हैं? और शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो आपको बता दें, शीत युद्ध की शुरुआत 1945 ईस्वी में हुई। किसके किसके बीच? तो अमेरिका और यह शीत युद्ध 1990 तक चला। और 1991 ईस्वी में जब सोवियत रूस कितने खंडों में? 15 खंडों में बंट गया, तब जाकर के शीत युद्ध के गर्माहट में क्या आई? कमी आई। अब प्रश्न आपके मन में होगा कि 100 बात तो हो गया, सारा बात तो समझा दिए, 10वां में भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि शीत युद्ध के क्या कारण थे। हमने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन को देखा है। तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के कारण एक विशेष बात बता दूं।
अगला जो मैं टेस्ट लेने वाला हूं 100 में 100 नंबर आना चाहिए, और जो टेस्ट नहीं देगा उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, गारंटी है। और अगर आपके पास इतिहास का किताब है, कौन विषय का, तो 1 पाठ से लेकर 15 पाठ तक जितना प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे दिया गया है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ 1 पाठ से लेकर 100 में 1 नंबर कम आया, तो जो बोर्ड के पीछे रखा हुआ है लाठी वह निकलेगा। आज तक प्रयोग नहीं किया हमने, चूंकि कह दिया किताब के, हाँ धमकी क्या दिया हूं, घोषणा किया हूं। हाँ, शीत युद्ध के कारण क्या है, देखिए कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई अचानक नहीं होता है, लड़ाई का कुछ न कुछ रीजन अवश्य होता है। तो शीत युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो शीत युद्ध के कारण को भी हम 2 भाग में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। कुछ ऐसा विद्वान कहा है जिनका मानना है कि शीत युद्ध के लिए सोवियत रूस जिम्मेवार है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, शीत युद्ध के लिए कौन जिम्मेवार है। रियल में जैसे रोटी बनाने के लिए दोनों हाथ का प्रयोग करना होता है, कोई भी काम करो एक हाथ से नहीं होता है, क्यों हो जाता है, सभी काम 2 हाथों से करेंगे तभी बढ़िया से होगा, एक हाथ से करेंगे तो आधा अधूरा होगा। हाँ, तो जिसके पास एक ही हाथ है तो परमात्मा उसके अंदर ऐसी शक्ति दे देते हैं, ऐसे सामर्थ्य दे देते हैं, और जिसके पास हाथ नहीं हो क्या करेगा, वो तो पैर से करेगा ना, तो वो विशेष हो गया। विशेष क्या, ऊपर ईश्वर की विशेष ऊपर क्या हो गई, कृपा हो गई, तब वो कर रहा है। लेकिन सामान्यतः दुनिया भी 2 से बोल बना है, तो युद्ध भी अगर हुआ तो अकेला कोई जिम्मेवार नहीं होता। उसने कहा सर उसने हमको बिना काम के पीट दिली, उसने हमको गाली दिया। अरे गाली दिया तो कोई ना कोई कारण तो होगा। ट्रेनिंग के दरमियान विद्यालय में जाके हम लोग पढ़ाए हैं, सर जी वो मुंह उठी है, जी में दिखा देना, हम लोग छोटे छोटे बच्चे करते हैं। इसका मतलब देखा के ना कि तू ताका होगा तब ना, तकवे नहीं करो उसके ऊपर, तो ना ताकेगा ना मुंह उठेगा ना जीभ देखाएगा। चोटी काट लिया, बिठुआ काट लिया, मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाने में तो आधा घंटा हर क्लास में सही पार। तो शीत युद्ध कुछ विद्वानों का मानना है कि रूस जिम्मेदार था, तो कुछ विद्वानों का अमेरिका जिम्मेदार था। तो रूस जिम्मेदार था, तो इसका पहला कारण याल्टा समझौता का निरादर। किसका, याल्टा समझौता। आप सबको बता दें कि याल्टा समझौता फरवरी 1945 में हुआ था। याल्टा समझौता कब हुआ था, फरवरी 1945 में हुआ था। और याल्टा समझौता ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। याल्टा समझौता में कई देश था, याल्टा समझौता में 3 देश था। कौन कौन, ब्रिटेन, अमेरिका और कौन था, रूस। चीन का लाएगा। याल्टा समझौता में 3 ही देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। बात समझ गए। इस याल्टा समझौता में इन तीनों देशों ने विचार विमर्श किया। क्या किया, विचार विमर्श किया। और विचार विमर्श करने के बाद इन तीनों देश ने कहा, एक देश है कौन, जर्मनी। कौन देश है, कहा कि 4 भाग में बांट लेंगे हम लोग। 4 भाग में जर्मनी एक देश है, वो जर्मनी को कितने खंड में बांटने की बात गई, 4 भागों में बांट लेंगे। और 4 भाग में बांटकर हम सभी देश आपस में क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। और कब्जा करके उसके विकास करने की बात करेंगे, क्योंकि वहां के लोगों के हित करने की बात करेंगे। दूसरा याल्टा समझौता हुआ पोलैंड। लोकतंत्र की बहाल की बात की गई। मतलब याल्टा समझौता में जर्मनी को 4 भागों में बांटने की गई।
और पोलैंड में लोकतांत्रिक शासन को बहाल करने की काम की गई। इस समझौता को ब्रिटेन ने माना, अमेरिका ने माना, लेकिन रूस ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। विकास के नाम पर उन देशों का शोषण करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। अपने हित के लिए उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो जब दो देश मानेगा और आप नहीं मानोगे, समझौता के शर्तों का सम्मान नहीं करोगे, तो विवाद ठहरेगा कि विवाद बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। दूसरा, ईरान में रूसी सेना का जमा पड़ा। दूसरा कारण क्या था? ईरान में रूसी सेना का जमावड़ा। आपको पता नहीं ईरान क्या है? ईरान एक देश है, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बगल में ही ईरान की सीमा मिलती है। क्या नहीं मिलती है? मिलती है। तो ईरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, आपको पता है ना कि ईरान पर भी इंग्लैंड का दबदबा था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलने लगा तो मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटेन को कहा कि भाई तुम्हारा जहां जहां उपनिवेश है, उन सारे उपनिवेश में हमारा तुम्हारा सेना सब रहेगा। गलती की सही? अगर सेना रहेगा तब ना लड़ाई हो, तो सीधा उसको कुछ करा दिया जाएगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मित्र राष्ट्रों की सेनाएं ईरान में ठहरी थी। खास करके रूस की सेना ईरान में मोर्चा बना के क्या थी? तैयार थी कि जब भी मौका मिलेगा हम लोग यहां पर लड़ने को क्या कर जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही रूस की सेना ईरान में आई तो ब्रिटेन ने, अमेरिका ने रूस से वचन लिया कि आपकी सेना यहां पर रहेगी, लेकिन एक बात हमको वचन दीजिए कि ईरान के लोगों की या ईरान की अखंडता, प्रभुसत्ता और लोगों के मान सम्मान में किसी प्रकार का क्षति। क्योंकि याद रखिए, जहां सेना जाती है ना, तो जिस देश में सेना गई वहां के लोगों के मान सम्मान और मूल्य मर्यादा को कोई वैल्यू देता ही नहीं। इसे छुट्टा सांड की तरह होता है, जो मन होता है सो कर लेता है। गलत नहीं बोला हूं, सही बोला हूं। तुम्हारे दरवाजे पर बकरी उसको ढला है, काट के खा जाएगा। खस्सी में लगेगा, क्या बोलोगे? आर्मी है, बोलेगे 2-4 झपड़ देगा, कोई ना कोई आरोप तुम पर लगा देगा। तो यहां कहा कि आप अपने सेना को रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ईरान के प्रभुसत्ता का क्या करना है? सम्मान करना है। लड़ाई खत्म हुआ। लड़ाई खत्म होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने सोवियत रूस पर दबाव डाला कि अब तो लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई में हम लोग क्या हो गए? जीत गए। तो जिसका सेना, चाहे वो अमेरिका की सेना हो, रूस की सेना हो, ब्रिटेन की सेना हो, ईरान में पड़ा हुआ है, अपने सेना को अपने देश में क्या कर ले? वापस बुला ले। और जो क्षति हुआ है आपके सेना को रहने से, उसको भरपाई आपको क्या करना पड़ेगा। तो ब्रिटेन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया, अमेरिका ने अपनी सेना को क्या कर लिया? वापस बुला लिया। लेकिन सोवियत रूस ने ईरान से अपनी सेना को, मन में कहीं कहीं बदमाशी चल रहा था कि सेना ना हटाएंगे, और लड़ाई के बाद देख रहा था इंग्लैंड हम हमेशा कमजोरी पर रहा है, अपन वहां दबदबा। तो सब देशों ने, मित्र राष्ट्रों में ईरान में रूसी सेना का जमावड़ा था। ब्रिटेन ने हटा लिया, अमेरिका ने हटा लिया, लेकिन रूस ने अपनी सेना को यहां से क्या किया? नहीं हटाया। और तो शीत युद्ध के लिए यह भी दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण था, और इसके लिए जिम्मेवार कौन था? रूस। अब इसके बाद और भी कई कारण हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग कल के क्लास में, अब परसों के क्लास में।